नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम। आप सभी का ऑल थिंग्स मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आफ्टर अ फेयर इंटरवल आई वुड से अंकित शाह हमारे साथ वापस जुड़े हुए हैं। और हाँ, आज के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज तकरीबन 5-6 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और उसमें सबसे पहला मुद्दा उठाऊंगी मैं, फॉरेन इंटरफेरेंस और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विजिट्स फ्रांस। पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का मौसम है। चाइना उधर अपनी ताक लगाकर बैठा हुआ है, उधर पाकिस्तान चाह रहा है कि कुछ तो मैं कर लूं, और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहुंच जाते हैं फ्रांस। पीछे से क्या कहानी है? जी, अंकित, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्रधानमंत्री जी जो लास्ट टाइम 2019 में भी जब वो गए थे इलेक्शन में, तो फर्स्ट 100 डेज का उनका प्लान रेडी था कि क्या इम्प्लीमेंट होना है बड़े बिग बैंग रिफॉर्म्स के लिए। तो इस बार भी पहले 100 दिन में बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं। अच्छा, दूसरा हमें ये समझना है कि अमेरिका के साथ जो फ्रिक्शन, मैंने आई थिंक ये प्रेडिक्शन दे भी दिया था एक चैनल पे, कि अमेरिका के साथ जो फ्रिक्शन इलेक्शन तक तो कंटिन्यू करेगा। तो वही हम देख रहे हैं कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट आता है कि ये तो एडवांस डेमोक्रेसी है तो हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर रिपोर्ट्स भी वहीं से आते हैं सारे। तो आई थिंक ये जो फॉरेन इंटरफियरेंस का मामला है, ना सिर्फ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट, बट जितने भी वेस्टर्न हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स बोलो या मीडिया, लीगेसी मीडिया बोलो, उनके जो जर्नलिस्ट भी आके यहाँ पे वोटर्स को जिस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ते हुए, ये देख के क्लियर समझ में आता है कि फॉरेन इंटरफियरेंस, जयशंकर जी का बयान भी आ चुका है कि भाई इनको लगता है कि ये भी एक स्टेक होल्डर है हमारे इलेक्शन में बिना वोटिंग राइट्स के। तो ये जो मेडलिंग हो रही है इलेक्शन में, और दूसरी साइड आप देखते हो कि जेपी मॉर्गन के चीफ जेमी डिमॉन जो प्रधानमंत्री को प्रेस करते हैं। तो दो फैक्शन जो मैं बात करता था, अगर आपको याद हो, पिछले जो डी डॉलराइजेशन टॉक्स वाले, मैंने बोला था 93% अलाइंड है और 7% फैक्शन जो है वो अलाइंड नहीं है इस प्रोसेस के साथ। तो वो जो जेपी मॉर्गन के जो चीफ हैं जेमी डिमॉन, क्लियरली दिखते हैं आपको अलाइंड प्रोसेस के साथ, जब इस वक्त वो तारीफ करते हैं कि भारत ने क्या क्या अचीव किया। बिल्कुल वैसे जब अदानी एफपीओ अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, फरवरी 2022 या 23, 23, 22। ओके। तो ये जब वो अटैक हुआ था तो क्रेडिट स्विस और जितने भी वो हिंडनबर्ग वाले जो पूरे सोरोस लेड ग्रुप वाले थे जिन्होंने अटैक किया, उन्होंने जैसे ही बॉन्ड रेटिंग अदानी की जीरो की, तुरंत जेपी मॉर्गन और गोल्डन सैक्स में से कमेंट आ गया कि नहीं सब कुछ ठीक है। तो ये 93 और 7% का विद इन अमेरिका जो क्लैश चल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे इलेक्शन में इंटरफियरेंस के तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव आज हम देख रहे हैं कि भाई एक फैक्शन जो 7% वाला जो नहीं चाहता मोदी जी वापस आए, राइट। तो ये जो इंटरफियरेंस का मामला है, और इस पर मैंने लिखा भी है, ट्वीट भी किया कि भाई इस पर तो मुंह तोड़ इनको जवाब देना पड़ेगा कि इनका क्या स्टेक बनता है, ये यहाँ पे कौन होते हैं यहाँ पे आके ऑडिट करने वाले। और वो सारे उनके जितने भी मीडिया पोर्टल्स हैं जो स्पेशली साउथ एशिया टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो साउथ एशिया थिंक टैंक में टाइटल्स डालते हैं, जो साउथ एशिया प्रोफेसर्स या चेयर बनाते हैं, साउथ एशिया शब्द जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है, आप बात समझ लो ये एंटी नेशनल लोग हैं। क्योंकि साउथ एशिया टर्म कॉइन ही इसीलिए हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट शब्द को रिप्लेस करने के लिए, ये बताने के लिए कि कोई भारतीय आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, राइट। तो भारतीय उपमहाद्वीप के शब्द को रिप्लेस करके साउथ एशिया आया है। तो जितने जितने ऑथर ये बुक्स लिख रहे हैं साउथ एशिया टाइटल के साथ, जितने जितने जर्नलिस्ट साउथ एशिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने जितने थिंक टैंक्स लिख रहे हैं, ये सारे के सारे अब्यूज कर रहे हैं भारत को। उनको आप क्वेश्चनिंग करना शुरू करो जैसे ही साउथ एशिया शब्द निकले। तो ये जितने भी मीडिया वाले थे, इनफैक्ट एक लेडी थी जिन्होंने फेक कंप्लेन की कि भाई मुझे कवर करने नहीं दिया जा रहा है एज अ जर्नलिस्ट,
और उनको वीजा का एक्सटेंशन भी करके दिया, फिर भी निकल लिए और फिर वहां जाके पोस्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे कवरेज नहीं करने दिया गया इंडियन इलेक्शंस का। तो ये सारे फेक नैरेटिव्स अब इतने भद्दी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं गायत्री जी, मुझे लगता है कि डर है, अब डर लगता है लोगों को भारतीयों से अब क्योंकि जैसे ही आप अगेंस्ट जाओगे भारत के तो बीजेपी आईटी सेल तो बाद में पहले ही बाकी के लोग आपको खा जाएंगे ट्विटर पे तो आई थिंक ये थोड़ा जो क्योंकि बहुत सारे उनके भी जो मीडिया हैंडल्स हैं वेस्ट के, जो इन्फ्लुएंस अभी तक करते थे, जो एलिट माने जाते थे, अब उन सबको भारतीय कॉमन सिटीजन क्वेश्चन मार्क लगाने लग गया है। रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, क्वेश्चन करने लग गया है कि भाई तुम कौन होते हो यहाँ पे इंटरफियर करने वाले। तो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी का कंट्रीब्यूशन ये 10 साल का ये रहा कि कॉमन सिटीजन का सेल्फ एस्टीम इतना बढ़ा दिया है उन्होंने कि आज 10 साल पहले जो लोग हमें एलिट लगते थे, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, चाहे वो ऑथर्स हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, उन सब पे अब प्रधानमंत्री, जुडिशियरी हो, सभी पे अब क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं विद इन इंडिया एंड इवन दोज एलिमेंट्स विच आर वर्किंग विद दिस एंटी नेशनल इंडियन एलिमेंट्स इन भारत। तो अमित शाह जी ने जब बताया कि 2 ही साल है, 2 साल में ये पूरा अर्बन नक्सलिज्म हम गायब करने वाले हैं, तो ये वही अर्बन नक्सल्स हैं जिनकी बात हो रही है, जो कवर फायर देते हैं ये सारे एंटी भारत नैरेटिव्स को। तो मुझे लगता है गायत्री जी के अमेरिकन गवर्नमेंट को जो उनका इंटरनल क्लैश है, उनका इंटरनल झगड़ा जो भारत में लेके आ गए हैं वो, और उसी के चलते हमें डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इस पर अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए और अगर जरूरत लगती है तो उनके जो एम्बेसडर है उनको वो 5 मिनट वाली रॉयल ट्रीटमेंट MEA की ऑफिस में मिलनी चाहिए, ठीक है, जो 5 मिनट के लिए बुलाया जाता है प्यार से समझाने के लिए, अगर वो जरूरत पड़े तो वो भी करना चाहिए। अब वो जो क्वेश्चन जो था कि भाई हम जो है फ्रांस के साथ अब फ्रांस की बात क्यों आ रही है और 3 दिन की विजिट क्यों? क्योंकि फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने बहुत ज्यादा उसकी पिटाई हुई है इन जैसे सैंडविच हो चुका बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप जो रशिया के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है क्योंकि वो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन की ही टेरिटरीज थी, तो लोग एक रखते हैं सॉफ्ट कॉर्नर, और जो एक वेस्टर्न यूरोप वाला भाग है जो पूरा यूएस के अलाइनमेंट में चलता है, ठीक। तो फ्रांस का जो है पोजीशन वो इन दोनों के बीच सैंडविच वाला पोजीशन है जिसमें अच्छा खासा नुकसान फ्रांस ने झेला है। और फ्रांस और यूके वैसे भी ट्रेडिशनल एलाइज माने गए हैं सारी सेंचुरीज में, एक दूसरे के दुश्मन माने गए हैं, नॉट एलाइज, दुश्मन माने गए एक दूसरे के। तो उस तरह से भी यूके और यूएस से बहुत ज्यादा उसको मार पड़ती है। जैसे आपने ऑकस जब बना तब देखा कि सबमरीन का डील फ्रांस वाला कैंसिल करके अमेरिकन कंपनी ने वो सबमरीन का डील ले लिया, ऑस्ट्रेलिया का छीन ले लिया फ्रांस से, ठीक है। तो फ्रांस को ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के स्क्रिप्ट से भी समझ में आ रहा है कि भाई ये तो यूरोप का ही नुकसान हो रहा है, इसमें रशिया को तो कुछ नहीं होना। तो फ्रांस को ये सारी बातें समझ आती है और उसी वजह से आप देखते हो कि एक आपको ऐसी पार्टनरशिप ऑफर हो रही है विच इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड वाली पार्टनरशिप। जो आपको टेक ट्रांसफर चाहिए, जो जॉइंट प्रोडक्शन करना है, आप बिंदास फ्रांस से कर सकते हो। तो आई थिंक ये 3 दिन की विजिट में शायद वो सारी चीजें एक्सप्लोर की जा रही है जो शायद अमेरिका उस प्रकार का ट्रस्ट फैक्टर नहीं रखता है डिफेंस डील में। शायद जब हमें एक्चुअल सप्लाईज की जरूरत पड़ जाए शायद ना मिले डिफेंस डील्स के बावजूद यूएस के साथ। तो ये जो ट्रस्टेबिलिटी का जो गैप है बिटवीन भारत एंड यूएस, उसका यही नतीजा आता है कि फिर फ्रांस, इजराइल और रशिया वाले ऑप्शंस ज्यादा एक्सप्लोर किए जाएंगे क्योंकि वो तो नो बार पार्टनरशिप है। आपको जो वेपन उठाना है उठाओ, जितना टेक ट्रांसफर चाहिए करो, जितना जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहिए करें। तो आई थिंक 3 दिन में शायद यही एक्सप्लोर हो रहा है और मेरा तो मानना है कि शायद इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भारत और अमेरिका के रिलेशंस बेटर हो भी जाएंगे
लेकिन ये जो डाउट वाला दिमाग में रहेगा वो थॉट प्रोसेस, वो तो हमेशा से रहेगा, क्योंकि पूरा हिस्ट्री है उसका, क्योंकि बिना हिस्ट्री के तो कोई रिलेशन का बेस नहीं बनता है। तो 71 में आपने देखा है अमेरिका का क्या रोल रहा, अभी भी आप देख रहे हो कि भाई इलेक्शन में मेडलिंग हो रही है, राइट। तो उसका उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही रिलेशन में। और फिर टेक ट्रांसफर जो भारत मांग रहा है यूएस के साथ, उस प्रतिशत में वो लोग तैयार नहीं है, नेगोशिएशन, वो बार्गेनिंग चल रहा है। आई थिंक उसी के चलते अब फ्रांस से क्या अच्छा ऑफर हो सकता है, शायद वही एक्सप्लोर हो रहा होगा अभी। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और बड़ी मूवमेंट हुई है, जो एनएससी अजीत डोवल जी गए हैं रशिया, जहां पे ब्रिक्स के सारे उनके काउंटर पार्ट से वो मिले हैं। स्पेशली जो रशियन काउंटर पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पात्रुशेव जी जो है, और निकोले पात्रुशेव जो है, जो मैं मानता हूं रशिया में आज अगर यूएस डॉलर के ऊपर सबसे ज्यादा कोई अगर जानता है, जानकारी रखता है कि यूएस डॉलर और सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी का क्या रोल रहा था वर्ल्ड में, तो वो निकोले पात्रुशेव है, जो जिनसे अजीत डोवल जी मिले हैं। तो सारे एनएसएस ब्रिक्स के एनएसएस की मीटिंग थी, वो भी उन्होंने अटेंड करी है। तो ये भी बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि अक्टूबर में ब्रिक्स का कजान समिट रशिया होस्ट करने वाला है, क्योंकि ब्राजील ने मना कर दिया, वो होस्ट नहीं करेंगे, वो नहीं रिस्क उठाएंगे वो नए वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्लेरेशन करने का, ब्राजील वाले। तो वो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वहां से डिक्लेयर करेंगे स्टेज से। तो मुझे लगता है, और एक डिक्लेरेशन तो ऑलरेडी आ चुका है रशिया का, कि रशिया और चाइना के सारे ट्रांजैक्शंस डॉलर के बाहर शिफ्ट कर दिए गए हैं, दैट इज ओवर। ओके, तो जो डीकपलिंग शुरू होना है वेस्ट का चाइना के साथ, उसके स्टेप्स भी साफ नजर आ रहे हैं। जेनेट येलेन की मीटिंग के बाद तुरंत उसमें भी सारे बदलाव आ चुके हैं, नए टैरिफ्स इंपोज हो चुके हैं चाइना पे। कुछ पाकिस्तान वाली कंपनीज डिफेंस के साथ लिंक थी, उनको बैन भी किया गया है। तो वो डीकपलिंग भी चाइना के साथ वहां भी शुरू हो चुका है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट जो इलॉन मस्क वाली मैंने मस्क मेलन लिखा है, तो ये जो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वाला जो गायत्री जी थॉट प्रोसेस है कि भाई मेरी हेजीमोनी है तो मैं पूरी दुनिया पे चिपका दूंगा मेरा मॉडल, ये देखो ये प्रदर्शित करता है ना कि क्या थॉट प्रोसेस है उस बंदे के दिमाग में। ये जो एक्स का थप्पा उसने पूरे प्लेनेट पे चिपका दिया, और ब्राजील के साथ जिस प्रकार से बिहेवियर किया है उसने उनके इलेक्शन में मेडलिंग करके, तो आई थिंक सोशल मीडिया कंपनीज जितनी भी हैं, जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि 2030 के बाद एक भी आपको वेस्टर्न टेक दिखाई नहीं देने वाले, सारे के सारे डी प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी हरकतें सुधरने नहीं वाली। आप जानते ही इलॉन मस्क का भी स्टेटमेंट आया था भारत के फ्रीडम ऑफ राइट्स और ये सब पे, राइट। तो ये लोग सीधे चलने वाले हैं ऐसा लगता नहीं है, राइट। तो ये जो इंटरनल इंटरफियरेंस करने की इनकी गंदी आदतें हैं वो नहीं जाएंगी। अच्छा, जब आप उनके साथ डील कर लोगे किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट की उनके टर्म्स पे, तो अचानक से भारत की तारीफ करना शुरू कर देंगे। इनका यही है, जैसे ही अगर आप कुछ बार्गेन करोगे भारत के लिए, भारत के बेनिफिट के लिए, तो तुरंत खराब लिखना शुरू कर देंगे भारत के ऊपर। तो ये जो हिपोक्रेसी है पूरा एक्सपोज हो चुका है। और आप जानते ही हैं कि भाई जिन भी कंपनीज ने डी डॉलराइजेशन और ये फाइनेंशियल रीसेट सरवाइव करना है, वेस्टर्न कंपनीज, उनको भारत के कंडीशन पे वर्क करना पड़ेगा। भाई हम कंज्यूमर मार्केट है, वी विल कॉल द शॉट्स। तुम टेस्ला कार नहीं दोगे तो भारत में कोई कार नहीं होगी क्या, राइट। तो टेक्नोलॉजी कोई अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं खा जाएगा, आपको ह्यूमन बींग्स चाहिए कंज्यूम करने को तो प्रॉफिट होगा। चाहे कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी हो आपके पास, जाओ जुपिटर पे जाके ह्यूमन बींग्स ढूंढो बेचने के लिए टेस्ला है, भूल जाओ फिर ये इतना बड़ा मार्केट। तो वी एज अ कंज्यूमर बेस वी आर गोइंग टू कॉल द शॉट्स। इसके लिए वर्ल्ड तैयार हो जाए, भूल जाए ये दिमाग में अगर कुछ किसी के डिल्यूजन है कि वो डोमिनेट करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि आपको एक्सेस मिलना है नहीं मिलना है इस मार्केट का, तो भारत के रूल्स के तहत होगा। कल को अगर भारत चाहता है कि कंपनी भारतीय हो जाए तो वो भी करना पड़ेगा उस बिजनेसमैन को, ठीक।
तो ये जो मेंटालिटी है, क्योंकि रशिया और चाइनीज कस्टमर तो वो एक्सेस तो मिलने ही नहीं वाला, वो मैं आपको लिख के दे देता हूं वो दोनों मार्केट नहीं मिलने वाले, राइट। तो फिर अगर आपको प्रॉफिट करना है तो कौन बचा है? तो ये जो फ्रिक्शंस हैं अभी थोड़ी देर के लिए रहेंगे। इलेक्शन रिजल्ट के बाद मुझे नहीं लगता भारत के अलावा कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी में कोई स्वीट स्पॉट बचा है जहां पे पॉपुलेशन अपना परचेजिंग पावर खुद अर्न करके स्पेंड कर सके। तो हो जाने दो, जो भी फ्रिक्शन इनका होना है। जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे, और आप तो जानते हैं प्रधानमंत्री जी डेट्स कैसे चूज करते हैं। तो 4 जून जो है, आप जानते हैं कांग्रेस के जो स्थापना की जिसने, ब्रिटिशर ने, उसका उसका जन्मदिन है, और हम सब श्रद्धांजलि देंगे इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ कांग्रेस को, बिल्कुल देंगे। और 6 जून जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का क्राउनिंग का दिन है, उसी दिन हम तो चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी उसी दिन शपथ ले और पूरा देश सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि ये 3rd टर्म है जिसमें वो बड़े रिफॉर्म्स होंगे, धर्म की वापस स्थापना होगी। ये धर्म स्थापना का टर्म है 3rd वाला। ये अखंड भारत का फाउंडेशन बेस बनने वाला है ये 3rd टर्म। आपको बाउंड्रीज चेंज होती हुई दिखाई देगी इस 3rd टर्म में। वो विटनेस करना है तो जाए अपना वोट डालें एक ऐसे अखंड भारत के लिए जिसका स्टेटस जो है वो विश्व गुरु वाला 2047 तक स्थापित हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी के पास 2047 तक के प्लान्स हैं, जिसका मतलब होता है कि बड़े बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं ये 3rd टर्म में। 1 नेशन 1 इलेक्शन जो आप जानते हैं, जिस पर रिपोर्ट भी आ चुकी है, बहुत ज्यादा जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उनको रिवर्स किया जाएगा। जो आप जानते ही हैं कि कांग्रेस ने कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का एक वाहियात सा प्रपोजल मैनिफेस्टो में डाला है, बेवकूफी भरा। तो आई थिंक सब कोई जान समझ सकता है, हर एक वोटर जानता है कि कितना डेंजरस प्रपोजल है ये, कि हर एक पर्सन का वेल्थ मेजर किया जाएगा, मैप किया जाएगा, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो लोग। अब रीडिस्ट्रीब्यूट तो क्या ही करेंगे, अपनी जेब में वो पहले डालेंगे वही, क्योंकि उनका हिस्ट्री तो वही रहा है। आई थिंक वोटर समझते हैं कि ये कितना सीरियस मामला है इस बार, क्योंकि बिल्कुल भी हम चांस नहीं दे सकते ऐसी हरकतों के लिए। और उन्होंने की है ये हरकतें। कर्नाटका में जैसे ही पावर में आए, उन्होंने फ्रीबीज बांट के स्टेट को बैंकरप्ट किया है। इन्होंने सच में की है ये पागलपंती। तो वी हैव टू बी वेरी सीरियस। बिल्कुल आप कॉम्प्लेसेंट ना रहें कि प्रधानमंत्री जी ने 400 पार बोला है तो हम तो घर पे बैठ के टीवी में देखेंगे। ऐसे नहीं, आपको निकलना पड़ेगा घर से बाहर, वोट करने जाना है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने 400 बोल दिया तो आप आराम करोगे उस दिन। आपका एक ही दिन है ड्यूटी का, आप बाहर निकलोगे, वोट दोगे। और कहीं नहीं मिलने वाले, मैं बता रहा हूं, ऐसे मिनिस्टर्स जो 12-12 घंटे काम करते हैं। तो आपका एक दिन का ड्यूटी तो बनता है कि बिल्कुल वैसे ही है। इनका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, वो मंकी है वही वो कांग्रेस है तो बच के रहिए ऐसे पागल लोगों से। बिल्कुल पागल लोग हैं ये, और सच में करेंगे वाहियात चीजें जो वो बता रहे हैं। इसमें कोई राइट, डाउट वो नहीं, बोल बट रहे आई हैं। वांट टू आस्क अंकित, यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगी। इन्होंने पहले भी इनहेरिटेंस टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था। जो ये बात कर रहे हैं वो अलग बात है कि हाँ राजीव गांधी डिड समथिंग एल्स। जी जी, नहीं, इनका तो पूरा हिस्ट्री है गायत्री जी, क्योंकि पूरा सोशलिस्ट रिजीम चला ही उनके अंडर है ना। 1991 रिफॉर्म्स तक तो पूरा ही लाइसेंस राज और यही सब चला ना। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले कांग्रेस वालों को पैसे खिलाओ, वरना आपका कोई काम नहीं होता था उस गवर्नेंस में। पूरा एक सोशलिस्ट रिजीम इन्होंने ही बिठाया था। और 71 में वो शब्द किसने डाले, सेक्युलर और सोशलिस्ट? इमरजेंसी में ही इमरजेंसी इंपोज करके बाद में डाले हैं ना ये सारे वर्ड्स, प्रीएम्बल में थोड़ी थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इनका जो एक सोशलिस्ट मानसिकता है, वो कार्ल मार्क्स का भूत इनके ऊपर सवार हो चुका है, क्योंकि 10 साल से पैसे खाने को मिले नहीं है ना पावर में नहीं थे, तो अब तड़प रही है ना मछली बिना पानी के, ऐसा है। उससे पहले तो वो सब कुछ खा चुके थे यूपीए रिजीम में, कोलसा भी खा चुके, सब कुछ, कोयला खा चुके, सीडब्ल्यूजी स्कैम कर चुके थे, घास चारा कर चुके थे, सब कुछ खा चुके हैं, टोंटी चोरी करी है इन्होंने, पंखा भी नहीं छोड़ा होगा देश का।
तो अब तड़प रहे हैं, 10 साल से कुछ नहीं मिला पानी नहीं मिला है, फ्रेश वाटर तो ये जो इनकी वहीं से आ रहा है ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया, कि सबका कब्जा करके पहले हम लूट के हमारा पॉकेट भरेंगे, फिर पता नहीं क्या ही करेंगे पूरे देश के साथ। मुझे नहीं लगता कोई भी आज यंगस्टर्स, इतने यंगस्टर्स पहली बार आज वोट करने जा रहे हैं, राइट, इस बार इतने सारे लाखों में, क्या कोई किसने नहीं देखी वो गंदी ट्रेन जहां पे पॉटी पड़ी रहती थी सारे कंपार्टमेंट में? सबने देखा है, किसने नहीं देखा है? कौन चाहता है वापस वहां जाना है क्या? उस वैसी वाली ट्रेन में जाना है किसी को? जरा सोच के देखो। राहुल गांधी बोल रहा है कि वो एस्केलेटर हटा देगा सारे रेलवे स्टेशन से। उसकी ऑफर तो सुनो आप, एक एक उसकी ऑफर्स उस उसकी एक एक ऑफर सुनो। हटा देगा रेलवे स्टेशन से। हाँ वो बोल रहा है, हाउ इलॉजिकल इज दैट? हाँ वो बोल रहे हैं एस्केलेटर की जरूरत नहीं है, वो कूली वाले जॉब्स देगा, ऐसे बोल रहे हो, लोगों को कूली वाले जॉब्स मिलेंगे। तो ये बहुत बहुत ही वाहियात इनके आइडियाज हैं। वो कौन से जमाने के आइडियाज हैं? तो फिर टेक का काम ही क्या है? फिर टेक्नोलॉजी की अगर ह्यूमन बीइंग की लाइफ एनहांस नहीं करती है, उस टेक्नोलॉजी का आप क्या करोगे? और जॉब में आपको कूली बनाने का है सबको, यही आइडिया है आपका? आपको पता है मनरेगा में ये लोग यही करते थे कि गड्ढा खोदो फिर गड्ढा भरो, और वो 100 डेज का वर्क प्रॉमिस की, ये करते एक्चुअली करते थे ये लोग। जबकि इतने किलोमीटर्स, लैक्स एंड लैक्स ऑफ किलोमीटर्स जो मोदी जी ने डिलीवर किए, जब वो बाकी थे तो तुम गड्ढा भरवाते थे और गड्ढा खुदवा के पैसे देते थे। ऐसा नहीं कि रियल रोड बनाए, नहीं। इनके दिमाग देखो आप। 2014 से पहले इन्होंने एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट दी, 100 डेज प्रॉमिस किया था, जिसमें लोगों को बोला गया खड्डा खोदो फिर गड्ढा भरो, और उसकी पेमेंट की, जबकि सारे रोड्स बाकी थे, सारे हाईवेज बाकी थे बनाने के। आप सोच के देखो, इनकी मेंटालिटी सोच के देखो आप। नॉट क्रिएटिंग तो एन ये एक्चुअल एसेट, बस ऑफिशियल क्लिक मार्क हाँ, एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड सारा मनी। मोदी जी ने करा, सारे हाईवे, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवे, सब कुछ, सारा मोदी ने करा इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर बोलते हैं कि डेट देखो बढ़ गया। भाई जब तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स करते हो तो केपेक्स तो लगेगा ना। तुम्हारा, तुम जो छोड़ के गए थे पूरा डेट, वो भी मोदी जी ने भरा है, वो भी उन्होंने भरा। ओके, तो तुम आके न मत बताओ, एक तो तुम ऑलरेडी तुम्हारी पॉलिसी में फेल हो चुके थे, और फिर तुम हमें सिखा रहे हो कि क्या होना चाहिए। रहने ही दे, राइट। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने करा है, एयरपोर्ट्स डबल हुए हैं, एक एक मिनिस्टर के बीच आप देखो, रेलवे से बेटर रोडवेज, रोडवेज से बेटर एयरवेज, ये किसने डिलीवर करके दिया है? तो ये इनकी बातें जो है बड़ी वाहियात सी। आज सेकंड टीयर, थर्ड टीयर में इतना परचेसिंग पावर बढ़ चुका है, लोगों को आज वो सारी फैसिलिटीज डोर स्टेप पे मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एजुकेशन तक। आईआईएम्स और आईआईटीज डबल किए गए हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी लाके वो भी रिवैम्प चल रहा है, कंटेंट का भी। ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट से भी हम बाहर निकल रहे हैं। आज जब वेस्ट की हालत हम देखते हैं, ये जो मैंने ट्वीट किया है कि 2030 तक वेस्ट की जितनी भी बड़ी सिटीज हैं वो डाइल्यूट होने वाली है, इसका डायरेक्ट फायदा भारत को होने वाला है। भारत एक ही इकोनॉमी ऐसी बची होगी वो स्वीट स्पॉट में, जहां जॉब सारे मेंटेन्ड है। 8 लाख करोड़ नए एंटरप्रेन्योर्स दिए मोदी जी ने मुद्रा योजना के साथ। अब आप सोच के देखो, अगर वो 8 करोड़ में से किसी ने एक असिस्टेंट, ऑन एन एवरेज एक गिन लो, 8 करोड़ लोग ने अगर एक एक भी असिस्टेंट रखा है तो 16 करोड़ का लाइवलीहुड हुआ। आपको लगता है ये लोग वोट नहीं देंगे? कोई बोलने नहीं वाला, मोदी जी का टारगेट पूरा होने वाला है। आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए जब रिजल्ट आए तो, राइट, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इतना वर्क हुआ है। अगर आप खाली ईपीएफओ का डेटा उठा के देख लोगे, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, FY 2022-23, 1.39 लाख करोड़ तो खाली ईपीएफओ का डेटा बता रहा है, नेट न्यू नंबर्स, अकाउंट नंबर्स। और ईपीएफओ में सारे प्राइवेट सेक्टर के रजिस्टर नहीं करते, इतना एम्प्लॉयमेंट तो खाली 1 साल का दिख रहा है, ऑन डेटा, ऑन रिकॉर्ड, ठीक है।
और मुद्रा योजना 27 लाख करोड़ से ज्यादा कैपिटल दिया गया है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट लोन, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया अलग। तो ये लोग क्या है, इनका क्या विजन है मुझे बताओ, इनके मैनिफेस्टो में आपको कहीं कुछ विजन दिखाई दिया क्या कांग्रेस का? ये कैसे खड़े भी हो जाते हैं और कैसे सोच लेते हैं कि ये लोग इलेक्शन इलेक्शन लड़ेंगे मोदी जी के सामने बड़ी अजीब सी। जनता की मेमोरी बहुत छोटी है। इनहेरिटेंस टैक्स इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था, राजीव गांधी ने आते ही पलट दिया। मुश्किल से वो उसमें था, इन अप्लायंस था, क्योंकि राजीव गांधी इसीलिए को पूरी की पूरी लोगों का ध्यान नहीं गया, इसीलिए ध्यान नहीं गया। कहीं से सही एडवाइस मिल गई होगी कि ये बेवकूफी ना करें वरना वो कर लेते, खुद वरना वो कर लेते। बड़ा गड्ढा पूरी बिजनेस कम्युनिटी को, पूरे के पूरे समाज को अपने से अगेंस्ट कर लिया। इनहेरिटेंस टैक्स मतलब एक बच्चा जो मेहनत करके दिन रात रगड़ के 100 में से 90 नंबर लेकर आ रहे हैं या 99 नंबर लेकर आते हो, तो उसको 10 वाले के साथ डाइल्यूट करके उसको क्या करते हैं, 40-40 करते हैं। बेवकूफी की बात है, like सारी बहुत ही बेवकूफी की बातें हैं। और अगर पेरेंट्स कोई सेव करता है तो वो किस लिए सेव कर रहा है ना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव कर रहा है। मतलब आप क्या बोल रहे हो, सेविंग ना करें, आप ये बोल रहे हो? बोलना क्या चाह रहे हो आप? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? सबको गरीब बनाने का प्लान है आपका, और तो क्या है? तो और फिर को अगर मेरिट को फिर क्या इंसेंटिव रहेगा फिर काम करने का? अगर जो पैसे वाले हैं उससे लूट के अगर सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का है तो कोई काम ही नहीं करेगा। काम कोई क्यों करे फिर? Why should anybody work? आपको नहीं लगता इट इज नॉट दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव आइडिया? आई थिंक दे हैव समथिंग एल्स इन माइंड। बहुत ही बिजनेस डिस्ट्रक्टिव, कम्युनिटी को खत्म कर देना, फैसिलिटेट कर देना, कुछ इस तरीके के पीछे ही नहीं है। इसकी पागलपंती वाले स्टेटमेंट नहीं है ना अंकित, मुझे ऐसा लगता है कि ये डेलिबरेटली कर रहे हैं। और अच्छा, एक क्लास ऐसी है जो इन आइडियाज को पकड़ती है। देखो, एक तबका है, गरीब तबका है, उनको ये आइडियाज बड़े फैसिनेटिंग लगेंगे, बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। जी नहीं नहीं, ये नहीं लगने चाहिए गायत्री जी, क्योंकि मोदी जी ने जो बेसिक लेवल पे जितना एम्पावरमेंट किया है, 4 करोड़ लोग अपने घर गए हैं, डिलीवर हुआ है। ऐसा नहीं है, उज्ज्वला योजना किया है, वो स्मोकिंग का पूरा जो स्मोक होता था उससे, पूरे वो जो घर पे चूल्हे से जो होता था उससे बाहर निकाला है। लोगों को आज टॉयलेट्स मिले हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के लिए आरोग्य केंद्र मिले हैं। तो आई थिंक भारत जितना बेटर लाइवलीहुड तो शायद वेस्ट में कहीं नहीं है। जिस प्रकार की होमलेस, आप वहां जाके देखो हालत लोगों की, और वहां जाके इन्फ्लेशन देखो लोगों का। एक जोक चलता है कि एनआरआईज रूट्स तलाशने तो आए ना आए, लेकिन रूट कैनाल करवाने तो भारत ही आएंगे तो ऐसा एक जोक चलता है। तो ये आप एक बात समझो कि जो अफोर्डेबिलिटी के साथ आयुष्मान इट्स वेरी एक्सपेंसिव जिस प्रकार का जो आयुष्मान, इंडिया के बाद बहुत महंगे रोड के नाम, तो इंडिया में ही पाते हैं लोग। जी तो आयुष्मान योजना जो है उसमें 5 लाख तक का कवर और आगे और कवरेज बढ़ने वाला है। आई थिंक इस प्रकार का, जिस प्रकार से एम्पावरमेंट मोदी जी ने किया है, जो जो आप समझ सकते हैं कि एक गरीब को क्या क्या फेस होता है लाइफ पे, वो सारे क्राइसिस से मोदी जी ने बाहर उनको निकाला है कि भाई आपको बॉडी, आपकी लाइफ में से सारे जो ड्रास्टिक क्राइसिस है उनसे हम मैं बाहर निकाल के लेके आ रहा हूं। अब आप इनोवेशन, वर्क, थिंकिंग, उस पर प्रोसेस स्टार्ट करें, राइट? तो ये इस प्रकार का एम्पावरमेंट कहां मिलेगा? अगर कोई फ्रीबीज प्रोडक्ट मिल रहा है, सपोज राहुल गांधी ऑफर कर रहे हैं, मान लो, ठीक, तो वो प्रोडक्ट कितने दिन चलेगा? अगर एम्पावरमेंट ही नहीं हुआ है, वो प्रोडक्ट तो एक बार आपने कंज्यूम कर लिया, फिर एम्पावरमेंट नहीं हो, इसको एम्पावरमेंट नहीं बोलते, इसको गरीब रखना बोलते हैं कि आपको वापस भीख मांगो कांग्रेस के पास, अगेन वापस उनको वोट दो तो वापस फ्री भी मिलेगा। आई थिंक मोदी जी सबको गरीबी से बाहर निकालना चाहते हैं और सक्सेसफुली ही हैज डन इट। जेमी डिमॉन का जो अभी स्टेटमेंट आया था जेपी मॉर्गन वाले का, वो क्लियर बता रहे थे, वेस्टर्न मीडिया को बता रहे थे कि अमेरिका में भी ऐसी लीडरशिप चाहिए, अब थोड़ा हमें भी जरूरत है तो जब ऐसे एग्जाम्पल आपको पता चल रहे हैं मीडिया में, जब इंटरनेशनल मीडिया में बोला जा रहा है कि मोदी जी ने इतना अच्छा डिलीवर किया है, पूरी टीम
सिर्फ मोदी जी नहीं, पूरी टीम जिस प्रकार से, और मैं तो जयशंकर जी से मिला हूं, आपने देखा वो ट्वीट, मैं मिला जयशंकर जी से। इनफैक्ट अगर आप उनका स्केड्यूल देखोगे तो आपको लगेगा बाप रे, मतलब दे वर्क दिस हार्ड, मतलब कोई सोच भी नहीं सके कि पीपल, मिनिस्टर्स इतना हार्ड वर्क करते हैं। और जो मैं बोलता हूं कि आईज एंड ईयर्स टू द ग्राउंड, ना सिर्फ हम्बल लोग हैं बट धरती से जुड़े हुए लोग जो फीडबैक लेके जाते हैं कि भाई ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या क्या और पूरा कर सकते हैं आपके लिए। तो ये इस प्रकार का पॉलिटिक्स तो कभी हमने देखा ही नहीं है, ना कभी सुना। 10 साल से नॉन करप्ट गवर्नेंस मिला है, भारत के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको इतना नॉन करप्ट गवर्नेंस। तो आई थिंक लोग समझते हैं इसका सीरियसनेस। बस ये है कि हमें बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, और एक दिन जो हमारा वोटिंग का ड्यूटी है वो हम कंप्लीट करें और प्रधानमंत्री जी को वापस उस स्थान पे बिठाएं कि वो जितने भी फॉरेन पावर्स हैं जो नहीं चाहते कि भारत इतना स्ट्रांग हो जाए, राइट, उन सबको जवाब देने का वक्त है और ये मौका है। ये मौका आपके हाथ में से जाना नहीं चाहिए, राइट। अब वो उंगली दिखाने का वक्त आ चुका है कांग्रेस को, वोटिंग वाली, तो वो उंगली दिखाएं कांग्रेस को, राइट। जो जो वोट करने जाएं और वो उंगली दिखाएं कांग्रेस को, तो उनको पता चले कि देश को जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया है उसको रिवर्स करने की हम ठान चुके हैं, राइट। और यही है बस हमारा कर्तव्य। एक दिन तो हम स्पेयर कर ही सकते हैं हमारी ड्यूटी के लिए, जब ये लोग इतना घंटा हमारे लिए काम कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट आपने किया था और उस पे बहुत त्राहिमाम चल रहा है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड काफी त्राहिमाम हो रखा है। दैट इज राइट ऑन द स्क्रीन, इंडिजिनियस सनातन इकोनॉमिक मॉडल। अभी जो बेंगलुरु में हम वाटर क्राइसिस देख रहे हैं, अब मैंने सुना है वहां पे वाटर टैंकर्स ब्लैक मार्केट में, मतलब इलीगल वाटर टैंकर्स भी घूम रहे हैं, लोग इतना परेशान है वाटर क्राइसिस को लेके। जी देखिए, ये जो जिसकी मैं बात करता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सनातन इकोनॉमिक्स एंड अब्राहमिक इकोनॉमिक्स, आई थिंक ये आप ही के शो पे इसके बारे में बेंगलोर का मैंने एग्जांपल देके डिटेल में समझाया था लास्ट टॉक में, जिसके बाद आई थिंक 2 दिन बाद संजीव सान्याल जी का पूरा एक आर्टिकल आया कि बिल्डिंग कोड्स को बदलने की जरूरत है। 2 दिन बाद जैसे अल्टरनेट मीडिया पे बात हुई, उसके 2 ही दिन में आर्टिकल आया। फिर लोग मुझे पूछ रहे थे क्या कनेक्शन है। नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, बट क्योंकि वो थॉट प्रोसेस सिमिलर है गवर्नमेंट का भी कि डीकोलोनाइज करना है, तो ये अब्राहमिक माइंडसेट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि भारत की फियाट डॉलर सिटीज की वही प्रॉब्लम है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वाली, कि एक साथ डॉलर का इनफ्लो आ गया और फिर क्योंकि उसको जॉब पे जाना है बंदे को, तो जितना जल्दी बिल्डिंग कंप्लीट हो, आर्किटेक्ट भी वही सोच रहा है, तो वेस्ट से सीधा कट कॉपी पेस्ट करके फटाफट से बिल्डिंग खड़ी कर दी, राइट। फिर कुछ सोचा ही नहीं कि वो वाटर सप्लाई का क्या, एग्रीकल्चर का क्या, टेम्परेचर का क्या, क्लाइमेट चेंज। फिर उनको क्लाइमेट चेंज याद आता है जब डैमेज हो जाता है सब कुछ, फिर पता लगता है बाप रे अब तो वाटर सप्लाई है ही नहीं इधर। ओके, तो ये प्लानिंग ही पूरी गलत है। प्लानिंग सनातन इकोनॉमिक्स में कैसे होती है? पहले आप सोचोगे एग्रीकल्चर और फूड साइकिल के बारे में, फिर आप सोचोगे सारे माइनिंग जो भी मिनरल्स निकलने हैं उसके यूजेज के बारे में, एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में, वाटर सप्लाई के बारे में, उसके बाद ह्यूमन बीइंग का आप हैबिटेशन बना सकते हो उस जगह पे। ये सारा प्लानिंग हो जाने के बाद अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में उल्टा चलते हैं। क्यों उल्टा चलते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में वो कमांडमेंट्स वाला जो रिलीजन का पड़ा है, रिलीजन ऑफ फॉरेन ओरिजिन वाला, ठीक है, कि हम तो कमांडमेंट्स फॉलो कर रहे हैं मतलब हम तो सही है, बाकी सबको ठीक होना है उनके हिसाब से, राइट। तो वही ट्रांसलेट होता है आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो सेम बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं हर जगह, कट कॉपी पेस्ट, बिना समझे कि भाई वाटर सप्लाई डैमेज होगा, क्लाइमेट का डैमेज होगा। पहले ये सब इंक्लूड करो बिल्डिंग कोड्स में, उसके बाद आप कुछ अर्बन प्लानिंग करो। तो दैट इज वाई 2 दिन बाद वो संजीव सान्याल जी का आर्टिकल था, और अभी लास्ट 19th को जयसाई दीपक ने भी सेम टू सेम वही बात करी डीकोलोनाइजेशन की, और बैंगलोर का वही वाटर प्रॉब्लम का जिक्र किया कि अंधे होके सीधा वेस्ट का टेम्पलेट कट कॉपी पेस्ट ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि वेस्ट के पास कोई आइडियाज सारे के सारे खराब ही होंगे,
या हम ये भी नहीं कह रहे कि एंशिएंट भारत के सारे आइडियाज अच्छे ही होंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ अडॉप्ट कर रहे हो वेस्ट से, यहाँ पे तो सनलाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो आप शीशे वाले क्यों बिल्डिंग बना रहे हो सीधा कट कॉपी पेस्ट करके, राइट? तो थोड़ा तो समझो कि भाई हमारा क्या आर्किटेक्चर था एंशिएंट भारत का और क्यों बनाया गया था। जैसे वो मैंने उस पोएम के बारे में भी बात की थी कि रेन रेन गो अवे, भाई क्यों गो अवे? भारत में तो सारी रीजनल लैंग्वेज में सेलिब्रेट होता है, छोटे बच्चे नाच रहे हैं बाबा ब्लैक शिप। यहाँ पे कौन सा विंटर कंट्री है जो ब्लैक शिप चाहिए आपको? वूल चाहिए आपको? वूल कौन सी कंट्री में चाहिए? ये विंटर कंट्री नहीं है भाई, तुम क्यों नाच रहे हो बाबा ब्लैक शिप करते हुए? तो ये जो है ना, जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं, तो गवर्नमेंट इज सीरियसली वर्किंग ऑन द क्योंकि डी डॉलराइजेशन के साथ पैरेलल में डीकोलोनाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, डी कम्युनिज्म और डी मिशनराइजेशन चलेगा। इसी थीम पे मैं 1.5 साल से बता रहा हूं। तो अभी एक नया एक्शन भी आया है गवर्नमेंट का कि भाई भारतीय जो साइज है जूतों की, हम क्यों यूके और यूएस का स्टैंडर्ड माने कि 9 नंबर के चप्पल कौन से हैं, 8 नंबर के बूट्स कौन से हैं? हम भारतीय जो हमारे जो पैर जैसे हैं, हम वैसे डिजाइन करेंगे हमारे स्टैंडर्ड्स। तुम क्यों बताओगे हमें कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए? तो ये हेजिमोनी बिठाने की, वेस्टर्न स्टैंडर्ड चिपका देने की बात है। अब यहाँ पे 150 करोड़, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास, तो हम हमारे पैर कैसे हैं वैसे डिजाइन करेंगे हमारे, राइट, फुटवेयर। क्यों यूके और यूएस नंबर के स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करेंगे? फिर कंफ्यूज होते रहते छोटे बच्चे बेचारे, उनके पांव जाते नहीं वो शूज में। तो ये पूरा एक डीकोलोनाइजेशन का वेव जो मैंने रामदेव के केस के साथ भी समझाया था कि भाई वेस्ट डिसाइड कर रहा है कि किस चीज को आप क्योर बोलोगे, किस चीज को आप डिजीज बोलोगे, ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, उसके मेजरमेंट भी वेस्ट डिसाइड कर रहा है, राइट? क्योंकि पूरा एक माफिया चल रहा है उनका, मेडिसिन माफिया, जो वहां से प्रॉफिट कर रहा है, राइट? तो आयुर्वेद को क्यों कैंसिल किया जा रहा है? क्योंकि जो क्योर बनेगा वो क्योर के क्या स्टैंडर्ड या मेजर्स होंगे वो भी वो लोग तय करते हैं कि इसी को हम ट्रीटमेंट मानेंगे। तो बेचारा सुप्रीम कोर्ट वाला भी क्या करेगा जब स्टैंडर्ड ही बाहर से इंपोर्ट करके आपने कट कॉपी पेस्ट करा है, राइट? तो ये पूरा सब कुछ गायत्री जी डीकोलोनाइज करना पड़ेगा, ओके? और प्रधानमंत्री जी का जो 5 प्रण था उसमें एक डीकोलोनाइजेशन था कि भाई ये गुलामी की मानसिकता से हम बाहर निकलें। ये अंग्रेज चाहते थे कि हम गरीब नौकरों वाला देश बन जाएं, जॉबर्स वाला, जो हमेशा जॉब के ऊपर डिपेंडेंट रहे, राइट? हम नहीं चाहते वैसा देश। तो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस जो निर्मला सीतारमन जी ने डिक्लेयर किया, राइट, कि 1 लाख करोड़ जितना वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट लोन्स पे मिलेगा। अब वो जो छोटे बच्चे, मैं तो मानता ही हूं एजुकेशन पे मैसिव रिफॉर्म्स आने वाले हैं, लिख के रख दो गायत्री जी, लिख के रख दो, मैसिव रिफॉर्म्स आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि मिडिल क्लास के पेरेंट्स और पुअर पेरेंट्स एडमिशन के चक्कर धक्के खाएं और इतनी बड़ी फीस भरें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई, आई एम सॉरी टू से, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ अंकित, पढ़ाई नहीं हो गया है, ये धंधा हो गया है, धंधा। हाँ नहीं, ये जो है मैं बता रहा हूँ हमारे पेरेंट्स को नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्द में बोला है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास की लाइफ में मुझे गवर्नेंस चाहिए ही नहीं, कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ओके? ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, धक्के खिलवाओ, ये चाहिए ही नहीं उनको। मैं साफ बता रहा हूं एजुकेशन में बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं, आधा से ज्यादा डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, बच्चा खुद डिसाइड करेगा उसने क्लासरूम जाना नहीं जाना। ये जो बेचारे पेरेंट्स सुबह से लाइन लगाते हैं एडमिशन के लिए, बेचारे फालतू स्ट्रेस लेके, उसके बाद भी 1.5 लाख की फीस भरो, वहां पे स्कूल पे भरो, फिर कोचिंग क्लास की भरो, और फिर मंदिर में भी बेचारे पैसे दे रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि मंदिर में गुरुकुल कैंपस होना चाहिए, तो बेचारे मंदिर में भी दे रहे हैं पैसे, 3 जगह पैसे दे रहे हैं, ओके? तो ये डीकोलोनाइज करना पड़ेगा और ये प्रधानमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं। और ये रियलाइजेशन उनको साफ हो चुका जब यूक्रेन से बच्चे वापस आए, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जब इंडियन स्टूडेंट्स वापस आए, मुझे लगता है तभी ये समझ जाना चाहिए था कि अब बड़े रिफॉर्म्स आने वाले, क्योंकि इन बच्चों को बहुत परेशान किया गया, उनको एडमिशन नहीं दिया गया।
तो जब जब पता चला है ये, मैं बता रहा हूँ, थर्ड टर्म में मैसिव एजुकेशन रिफॉर्म आएंगे, एक अच्छा खासा पोर्शन डिजिटल में कन्वर्ट होगा, क्लासरूम का ऑप्शन भी रहेगा, राइट, और उसके साथ फीस जो है अच्छी खासी नेग्लिजिबल हो जानी चाहिए। और क्यों ये बच्चों को फालतू नंबर्स देने, 93%, 99%, उसका 98 आ रहा है तो भी वो रो रहा है उसके पेरेंट्स, तो ये सब क्यों करना है भाई? रियल लाइफ में नहीं है इसका कोई इतना बड़ा रेमिफिकेशन, तो क्यों उतना सीरियस बना के मेंटल टॉर्चर? 18 साल तो हमें उस स्ट्रेस में रखा ही जाता है ना, आपके नंबर नहीं आए, नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी इससे बाहर निकाल देंगे देश को, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का आइडिया था ये क्लासरूम बिठाने का, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस था कि भाई स्लेव्स निकलने चाहिए फैक्ट्रीज के, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे, ये उनका आइडिया था, ठीक है, ताकि कोई इंडिपेंडेंस के बारे में ना सोचे, तो दबा के रखने का ये उनका आइडिया था। मुझे नहीं लगता, और ये फेल हो चुका है, ये वेस्ट में भी कोलैप्स हो चुका है, ऐसा नहीं है कि इधर कोई नई बात है, वहां पे भी फेल हो चुका है, ठीक है, वहां पे भी उनके एजुकेशन कैंपस की हालत बहुत खराब हो रखी है, बता रहा हूँ। आपने एजुकेशन की बात की तो एक ट्वीट मुझे ध्यान में आ गया जो मैंने निकाल कर रखा था, दे आर आर्मिंग देयर टीचर्स। भाई वो तो पूरा उनका तो पूरा बहुत ही खराब हाल है, मैं बता रहा हूँ, जितनी भी टेक और फाइनेंस कैपिटल्स हैं, गन्स लेके घूमेंगे या घूमेंगी। हाँ हाँ, इलीगल्स भी और टीचर्स भी, क्यों? वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अटैक का, और क्या, अटैक होने वाले हैं उनके क्लासरूम में, और क्या, इसका मतलब यही होता है, और क्या होता है इसका मतलब? उसे आप समझा दो, टीचर कोई क्यों गन रखेगी तो इसका समझ में आता है ना कि भाई कितना सेफ्टी है वहां पे, दिख रहा है ना, जब आपके इतने इंडियन स्टूडेंट्स मर गए, मैंने सितंबर में इसको प्रेडिक्ट किया था कि इंडियन स्टूडेंट्स मारे जाएंगे, कोई सुन नहीं रहा था तब, क्यों मारे जा रहे हैं? इंडियन पेरेंट्स, बिकॉज बहुत साफ है, नहीं नहीं नहीं, बहुत साफ है गायत्री जी, कि इंडियंस जो है उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो सनातन इकोनॉमिक्स और अब्राहमिक इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है। ये लोग डेट बेस्ड लाइफस्टाइल वाले मॉडल वाले लोग हैं, हम लोग सेविंग्स वाले हैं, राइट, ये लोग डिवोर्सेस वाले कल्चर वाले हैं, हम वो नहीं है, हम वो मोनोगैमस मैरिज वाले हैं, ओके, हम हमारे पेरेंट्स का टेक केयर करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन का एजुकेशन कंफर्म करते हैं, राइट, उनका वो नहीं है, उनके पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं बेनिफिट्स के लिए, मेडिकेयर से लेके सब कुछ, वो बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो आई थिंक ये जो फंडामेंटल थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है ना, उसी की वजह से एनआरआईज, मैं बता रहा हूँ, एनआरआईज टारगेट होने वाले हैं, जो सीरियसली नहीं ले रहे, मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट लोन्स जब खाली एनआरआईज को मिलेगी तो इन बाकी सबको जलन होने वाली है, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, और फिर क्योंकि उन्हीं को मिलेगी जिसका करियर सेट है, जिसका एजुकेशन कंप्लीटेड है, जिसके पास सेविंग्स है, जिसके पास फैमिली का बैकअप है, उसी को लोन्स मिलेगी वेस्ट में, सादा सी कॉमन सेंस वाली बात है ये, तो जब पिटेंगे तब समझ आएगी, तब तक नहीं समझ में आ रहे लोगों को। राइट, बिल्कुल सही। अंकित, वुड यू लाइक टू ऐड एनी अदर पॉइंट व्हाइल वी वाइंड अप? कोई बहुत इंटरेस्टिंग आपके दिमाग में हो? क्योंकि आई थिंक दैट्स ऑल, बट बस यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना वोटिंग, आपका वोटिंग राइट भी है और आपका उतना ही वोटिंग ड्यूटी भी है, इट्स नॉट जस्ट अ राइट, इट्स नॉट वन वे स्ट्रीट, राइट, तो अपनी डायरेक्टिव पॉलिसी, अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं और ड्यूटी समझ रहे हैं तो ड्यूटी पूरी कीजिए। 400 पार का जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट है वो कंप्लीट करवाएं, तो वो नींव रखेंगे वो अखंड भारत की। मैं बता रहा हूं, एक बार जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपका सीट फाइनल हो जाएगा, आपको एक्चुअली छोटे 2030 से पहले, मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा, बहुत सारी बॉर्डर्स चेंज होने वाली है, तो अखंड भारत का जो सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे जो मैं बोलता हूं 22 जनवरी 2024, वो अखंड भारत का सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे है। जैसे यूएनएससी में सीट मिल जाती है तो हमको फिर वो इंडिविजुअल कंट्रीज के वोट्स की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे देशों की, तो वो सारे छोटे देश ऐसा प्रपोजल ला सकते हैं कि हमें भारत के साथ जुड़ जाना है। मैं बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, लास्ट जो विजिट प्रधानमंत्री जी की भूटान में हुई थी, उसमें एक ही गाना था जो एडिट किया गया था,
गुजराती गरबा, जिसमें साफ वो शब्द जो थे वो गाने के वो ये थे कि हम सब प्रधानमंत्री जी मोदी के रूल में रहने के लिए राजी हैं। उसका अर्थ ये होता है उस सॉन्ग का। ठीक है, मैं बता रहा हूं, जैसे ही वो सीट फाइनल हो जाएगी तो इंडिविजुअल वोट्स की जरूरत नहीं रहेगी छोटी छोटी कंट्रीज की, तो वो एसिमिलेट होना शुरू हो जाएंगे इसी डिकेड से भारत की टेरिटरी। राइट जी, थैंक यू सो मच अंकित फॉर ज्वाइनिंग। आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ा और ऑफन आया करें, हमारे व्यूअर्स आपकी बहुत वेट करते हैं। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल न्यूज़ मीडिया। अगर आप मुझे एक रिक्वेस्ट देनी है, आई हैव वन रिक्वेस्ट टू पुट। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पे मैंने ना कोई टॉक्स वैसे तो कुछ नहीं किया है, लेकिन रघुपति राघव राजा राम जो है उसका लिरिक्स मैंने चेंज किया है। तो मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स वो नया लिरिक्स सुने, पता चले उनको कि भाई हिंदुत्व और धार्मिक में कोई अंतर नहीं है। तो ताड़ का वध भी होना है, रावण का भी वध होना है, बाली का भी वध होना है, और वही प्रभु श्री राम भी करते हैं। तो कोई ऑपोजिशन वाले आपको आके ऐसा बोलेंगे, अच्छा प्रभु श्री राम ऐसा करते क्या? हाँ, प्रभु श्री राम ऐसा ही करते। अगर आप दुष्ट आत्मा हो तो आपके साथ प्रभु श्री राम ऐसा ही करते। ओके, तो मैंने वो रघुपति राजा राम के उसमें लिरिक्स चेंज किए हैं, क्योंकि वायलेंस फॉर गुड, वायलेंस फॉर धर्म, दैट इज रिक्वायर्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ धर्म ड्यूटी। ओके, और विभीषण की जो स्थापना की गई वो हमने पपेट रिजिम बिठाने के लिए या लंका का एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए नहीं किया था। उसको वेस्ट के रिजिम चेंज ऑपरेशन के साथ आप कंफ्यूज ना करें। धर्म स्थापना बहुत ही अलग ऑब्जेक्टिव होता है, किसी को लूटने के लिए हम धर्म स्थापना नहीं करते। ओके, वेस्ट का रिजिम चेंज अलग है, वो पपेट बिठा के उनके नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते हैं, वो हमारा नहीं है मेथड। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए मैंने वो रघुपति राघव राजा राम जो, अच्छा गांधी जी की आदत है कि भाई नए वर्ड्स ऐड करो, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिला नए वर्ड्स ऐड करने का, क्यों नहीं। और सुभाष चंद्र जी बोस से इंस्पिरेशन मिला कि वायलेंस फॉर गुड, धर्म के लिए जरूरी है वायलेंस भी, तो इसीलिए मैंने वो वर्ड्स एडिट किए। तो प्लीज वो चैनल पे जाएं, भारत क्षेत्र यूट्यूब पे, और के लिए चैट बॉक्स में पिन कर दूंगी सो दैट दे कैन इजीली क्लिक एंड दे डोंट हैव टू सर्च फॉर इट, क्लिक करके इमीडिएटली पहुंच जाए। राइट, सो दैट विल आई विल फैसिलिटेट वहां तक पहुंचने के लिए। जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, मुझे गाइड करना चाहते हैं, काउंसिल करना चाहते हैं, जो भी आपको दिल करता है, गो हेड एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। भर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अंकित इतनी प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं, आप उसमें ऐड ऑन करिए, क्योंकि हम लोग आपके कमेंट्स बॉक्स देखते हैं। Every guest goes and reads the comments box, that I'm telling you with my own experience with so many guests. अंकित बिल्कुल स्क्रूटनाइज करते हैं कि भाई क्या हो सकता है, नए आइडियाज आए हैं, नए थॉट्स आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखिए, आपका क्या थॉट प्रोसेस है वो जरूर कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच अंकित फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद। जय हिंद।